राजीव के पास जा रही हूँ, मेरे सहयोगी राजीव। अशोक तिवारी कह रहे हैं कि कौशाम्बी से 2024 की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, दलित वोट बैंक पर निशाना साधते हुए। एक तो इसका विश्लेषण हम करेंगे बीजेपी का जो दलित प्लान है, क्योंकि आप यूपी की राजनीति को बहुत बारीकी से और करीब से समझते हैं। साथ ही इस प्लान का समाजवादी पार्टी के प्लान पर क्या असर होगा, और मायावती का चूंकि वोट बैंक कहा जाता था, तो मायावती की रणनीति पर कितना असर होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए विपनेश, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी से 2024 का आगाज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 3 महीने पहले इसका आगाज़ 2024 का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के अपने मिशन का आगाज़ गाजीपुर से कर चुके हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी हारी थी। जो लेफ्ट एलजी हैं आजकल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, वो हारे थे रेल राज्य मंत्री रहते हुए। उसके बाद गाजीपुर की सारी विधानसभा सीटें भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। ठीक उसी तरह से कौशाम्बी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के बीच बुनियादी अंतर यही है, जहां वो हारते हैं वहां वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहां जीतते हैं वहां तो कोई कमी नहीं करते, लेकिन जहां हारते हैं वहां चिंतन मनन दिल्ली के स्तर पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी करते रहते हैं। ये उनकी एक विशेषता है। दूसरी पार्टियों में जहां हारे हैं वहां का जिक्र नहीं करेंगे या ठीकरा दूसरे पर फोड़ देंगे, जहां जीते हैं उसी का ज़्यादा जिक्र करते हैं। ये फ़र्क है। दूसरी बात, आप दलित वोटरों की बात कर रही है। तमाम इधर उधर की बातें होने के बावजूद अभी तक जो वोट प्रतिशत मायावती का है, उससे एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता अभी भी मेजॉरिटी में बीएसपी के साथ है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को जहां उनका पसंदीदा चुनाव चिन्ह हाथी नहीं दिखा, वहां ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरी वरीयता, जब मतपत्र पर बैलेट पे वोटिंग ईवीएम मशीन पर उन्होंने हाथी चुनाव चिन्ह नहीं देखा, तो उनका दूसरा विकल्प मेजॉरिटी में कमल का फूल रहा था। और अमेठी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी है, पहले भी मैं एक बार उद्धृत कर चुका हूँ कि जब 2019 का चुनाव स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी हो रहा था, तो दिवंगत नेता अहमद पटेल, जिनको कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है, उनको ये मालूम था कि 1 लाख के करीब वोट दलितों का अमेठी में है और वहाँ पर सपा बसपा गठबंधन अपना कैंडिडेट नहीं दे रहा है, और दलित वोटर अगर हाथी नहीं देखे तो वो कमल पे जा सकते हैं। ये प्रस्ताव उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को दिया था कि बहन जी से बात करके वहाँ बीएसपी का कैंडिडेट उतरवाया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने, ऐसा मुझे सूत्रों के हिसाब से पता चला कि राहुल गांधी ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि कमल के फूल पर 70,000 से ज़्यादा दलित वोटर चले गए और राहुल गांधी चुनाव हार गए और स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपना ये दमखम दलितों के बीच में दिखाया है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता कट्टर हिंदुत्व या हिंदुत्व की बात करते हैं, तो दलित उसमें अपने आप को अलग खड़ा पाता है। दलित को हिंदुत्व की बात जब करते हैं, तब वो जातिवादी, हजारों साल की जातिवादी व्यवस्था उसके दिमाग में एक जकड़न की तरह पैदा होती है। आप हिंदुत्व के नाम पर दलितों को अपने साथ नहीं कर सकते। एक ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। हालांकि बीजेपी के लोग कहेंगे कि जातिवाद की बात मैं कर रहा हूँ या हिंदू समाज को मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं ज़मीनी स्तर पर देखता हूँ, आप किसी भी दलित बस, मैंने 50 से ज़्यादा कार्यक्रम दलित बस्तियों से किए, अभी पिछले हफ्ते भी किया है, तो मैं जाता हूँ तो उनकी एक फीलिंग मैं महसूस करता हूँ कि वो हिंदुत्व के नाम पर बहुत असहज हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप उनके मंदिरों देखें, अगर आप उनके नायकों को देखें, तो वो सब जीते जागते लोग जिनको हमने देखा है, वो उन्हीं की पूजा। रविदास 500 साल पहले थे, संत रविदास को भगवान मानते हैं, मंदिर है उनके, कोई उस तरह के देवता नहीं है जैसे हिंदू धर्म के देवता है। लेकिन आप देखिए बाबा अम्बेडकर की, हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की हर दलित बस्ती में आपको तस्वीर मिल जाएगी, मूर्ति मिल जाएगी। उनको भगवान की तरह पूजते हैं। रविदास को, बाबा साहब अम्बेडकर को, इवन काशीराम के जन्मदिन के मौके पर अभी आ रहा है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। उस समय आप जो है लखनऊ
और नोएडा में मायावती के बनवाए दलित प्रेरणा स्थल में जाएं, आप देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा दलित समाज जो है वहाँ पिकनिक मनाने के लिए आता है और कैसे वो एक प्रेरणा के तौर पर अपने आप को देखता है। तो ये एक अवेयरनेस जो आई है उसमें दिक्कत की बात, अब आज जिस मुकाम पर दलित पहुँचे हैं, तो खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। देश में ये एक बात है कि दलितों का देश में कोई एक नेता सर्वमान देश भर में हुआ भी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत हद तक दलितों ने पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है। अब उनके साथ दिक्कत ये है कि जैसे देश का मुसलमान और दलित कहा जाता है कि सामाजिक आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों वर्ग एक से है, दलित और मुसलमान। जैसे देश का मुसलमान इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि उसका रहनुमा कौन है, उसको किधर जाना चाहिए, कौन उसके हितों की बात कर रहा है, ठीक इसी तरह दलितों के दिमाग में भी यह सवाल उठ रहा है कि उसका रहनुमा कौन है। उनके समाज का कोई नेता मायावती ने दूसरा खड़ा किया नहीं। काशीराम ने बहुजन समाज बनाया, काशीराम ने दलितों को दूसरे अदर बैकवर्ड क्लासेस जो दलितों के समान थे या दलितों से थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, उनको जोड़ के एक समीकरण बनाया था। बीजेपी ने 2014 में उसमें सेधमारी कर दी। अब जो बहुजन समाज था उसको लेके बीजेपी उड़ गई, सिर्फ दलित रह गए मायावती के पास। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की दाद देनी होगी। विपनेश, मैं अंतिम बात करके ख़त्म करता हूँ कि 2022 के रविदास जयंती के मौके पर मैं था बनारस में, और आपको मालूम है कि पंजाब और दूसरी जगहों से वहाँ पर भारी संख्या में दलित आते हैं। 2022 में चुनाव था तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रविदास मंदिर गए थे, प्रियंका गांधी भी रविदास मंदिर गई थी, और भाजपा के लोग तो गए ही थे। लेकिन 2023 में जब उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविदास मंदिर पहुँचे थे। तो बस यहीं से वो फर्क क्रिएट हो जाता है। जब तक नेता जमीन पर उतर करके काम नहीं करेंगे, मैं अभी भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित वोटों में सेधमारी बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी बार बार की कोशिश कभी न कभी नतीजा लाएगी और दूसरे लोगों को इससे सीख भी लेनी चाहिए। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा, और बीजेपी की यही कोशिश इसको आगे भी रखती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।